Hello dear students, this is Dr. Asif and you are watching me on my YouTube channel Mission with Vision. Today we are going to discuss one more important MCQ test series regarding social institutions where we will talk about social norms, mores, values and folkways. I once again request all of you to subscribe my channel and share it as much as possible. Without wasting your time, let's start our session. आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म धर्मा इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, धर्मा का मतलब क्या है। हमारे ऑप्शंस क्या है, क्या इसको सेक्युलर लॉज कहते हैं, फोक ट्रेडिशंस के बारे में बोलता है, फैमिली कस्टम्स के बारे में बोलता है या सोशल ड्यूटी एंड राइटियसनेस। अब यहां पे देखो, हमने बात की धर्मा के बारे में। धर्मा क्या है, जब हम धर्मा की बात करते हैं, धर्मा का मतलब होता है सर्विंग एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स और मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंडक्ट। ये हमारे लिए क्या बन जाता है, गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल और मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंडक्ट, स्पिरिचुअल कंडक्ट। जब हमें इन टर्म्स का मीनिंग पता होता है तभी हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द एमसीक्यूज अगर आपको वर्ड का मतलब पता नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखना है क्या सेक्युलर लॉज कहते हैं, जहाँ पे सारे रिलीजन जितने भी फॉर एग्जांपल कास्ट्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी, सबके साथ हम एक जैसा ताल्लुकात रखेंगे, एक जैसा बिहेवियर रखेंगे, उसको बोलते हैं सेक्युलर लॉज। फोक ट्रेडिशंस, जो हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग फोक के, क्या इसके बारे में बोलता है। फैमिली कस्टम्स, जो हमारे समाज के अंदर जो कस्टम्स होते हैं जिनको हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ फैमिली या सोशल ड्यूटी एंड राइटनेस। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, सोशल ड्यूटी एंड राइटनेस इज द राइट आंसर। सो अब करते हैं बात दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म रेफर्स टू द एस्टैब्लिश्ड patterns of behavior and beliefs shared by members of society। हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सी ऐसी टर्म इनमें से है जो क्या दिखाता है, established patterns of behavior and beliefs। हम किस तरीके का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर रखते हैं और किस तरीके का बिलीफ सिस्टम शेयर करते हैं बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, क्या उनको फोकवेज कहते हैं, क्या उनको नॉर्म्स कहते हैं, क्या उनको मोरेज कहते हैं या उनको वैल्यूज कहते हैं। देखो, बिफोर डिस्कसिंग दिस द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको इतना पता नहीं होता है फोकवेज, नॉर्म्स, मोरीज एंड वैल्यूज के बारे में, क्योंकि आज के टॉपिक में हम इन चारों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले हम थोड़ा इनको डिफाइन करते हैं, ये चार है क्या एक्चुअली, उसके बाद ही हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, एमसीक्यू पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोकवेज के बारे में। फोकवेज क्या होता है, इनको बोलते हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स, इनको बोला जाता है इनफॉर्मल नॉर्म्स। ठीक है, ये क्या है, बेस्ड ऑन कल्चर एंड इंटरेक्शन। हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके का एक कल्चर रहता है या हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके की इंटरेक्शन होती है, इनको बोला जाता है फोकवेज। या अप्रूव्ड एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स, हमारी सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशनल नॉर्म्स, उनको बोला जाता है फोकवेज। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा फोकवेज किसको कहते हैं। फोकवेज का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं कि हम बोलेंगे कि रास्ते में कहीं पे वी शुड नॉट स्पिट ऑन द रोड। हमें रोड पे, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें थूकना नहीं चाहिए, बड़ी बदतमीजी होती है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक फोकवेज है। या जब हम किसी से बात करते हैं, कोई आपकी हेल्प करता है, आप उसको थैंक यू बोलते हो, या आपको कहीं पे किसी से रिक्वेस्ट लेनी होती है, आप क्या बोलते हो, प्लीज। तो ये चीजें क्या, या जब किसी से हम मिलते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इन चीजों को बोला जाता है फोकवेज। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, व्हाट आर नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे गलती की, अब हम अपोलोजाइज करते हैं, ये हम क्या करते हैं, इनको बोला जाता है नॉर्म्स। हम गलती करते हैं, उसके बाद हमें एहसास होता नहीं हमने गलती की, हम अपोलोजाइज, माफी मांगते हैं,
तो इस चीज को बोला जाता है नॉर्म्स, ठीक है। या इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर हम कहीं पे गाड़ी में जा रहे हैं, लोग गाड़ी में कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हमने देखा कोई बूढ़ा है या कोई बुजुर्ग आदमी है, हम चाहते हैं कि हम उसको सीट दें। जैसे हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं आप हमारी सीट पे बैठो या हमारे साथ सीट शेयर करो। इट मीन्स क्या है कि इनको बोला जाता है नॉर्म्स, क्योंकि सोसाइटी में ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि हमारे सामने अगर छोटे बच्चे होंगे, बूढ़ा बेचारा खड़ा होगा तो हम उसकी हेल्प करते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं नॉर्म्स। या किसी के लिए आप दरवाजा खोल के रख रहे हैं, जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, औरत है, हम कुछ देर के लिए उसके लिए दरवाजा खोल के रखेंगे जब तक वो इजीली ट्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा, तो इनको बोला जाता है नॉर्म्स। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है, सामने आ जाता है मोरेज। बहुत सारे बच्चे इनको मोरेज पढ़ते हैं, एक्चुअली इट्स प्रोनाउंस्ड एज मोरेज। अब मोरेज का मतलब क्या है, मोरेज आर सीरियस नॉर्म्स, इनको बोला जाता है सीरियस नॉर्म्स। मोरेज को बोला जाता है सीरियस नॉर्म्स दैट कैरी ए मोरल सिग्निफिकेंस। मोरल सिग्निफिकेंस, मोरल सिग्निफिकेंस, मोरालिटी। हाँ, अब देखो जैसे मोरेज की बात करते हैं, ठीक है। अब मोरेज की बात करते हैं, मोरेज का मतलब होता है जैसे ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हमने पहली मतलब मोरल सिग्निफिकेंस जिस चीज की होती है, या हम बोलते हैं फेथफुलनेस, या हम बोलते हैं पंक्चुअल, फिडिलिटी, जैसे रिलेशन में लोग एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इन चीजों को बोला जाता है मोरेज। इसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं, दे आर सर्विंग एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल देखो क्या है, जैसे आप अभी सारे लोग जितने भी मेरी लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने फ्यूचर को एक वैल्यू देते हो, ये वैल्यू बन जाता है यहाँ पे, इनको बोला जाता है वैल्यू, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तभी आप क्या करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। तो वैल्यू सर्विंग एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, और ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, इंसान के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को एंड उसके डिसीजन को। जब आप किसी चीज को वैल्यू देते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसी तरीके का डिसीजन भी लेते हो, तो इनको बोला जाता है वैल्यूज। या सिंपली हम कह सकते हैं कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट और डिजायरेबल, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, ठीक है। कंपैशन या काइंडनेस, काइंडनेस ये भी एक वैल्यू है। इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें आपको किस में आएंगी, वैल्यू में। अब रही बात हमारे क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म रेफर्स टू द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड बिलीफ्स शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जो लोगों का बिहेवियर होता है और जो बिलीफ सिस्टम होता है जो हम शेयर करते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, उनको क्या कहते हैं, फोकवेज, नॉर्म्स, मोरेज एंड वैल्यूज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नॉर्म्स का मतलब क्या है, जैसे हमने बताया एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जब हम बात करते हैं बिहेवियर्स एंड बिलीफ शेयर्ड बाय मेंबर्स, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम अभी एग्जांपल लेंगे नॉर्म्स की फिर से, जैसे मैंने बताया किसी को हम सलाम करते हैं, जैसे हम हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो भी क्या करता है, वो हमारे साथ हैंडशेक करता है, तो इनको बोला जाता है नॉर्म्स, एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर। इसके बाद हम सीधे तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर व्हाट डू फोक ट्रेडिशंस एनकम्पास। इंडियन कल्चर में फोक ट्रेडिशंस क्या दिखाता है आपको, क्या रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अर्बन लाइफस्टाइल। देखो जब हम बात करते हैं इंडियन कल्चर के बारे में, व्हाट डू फोक ट्रेडिशंस, फोक ट्रेडिशंस क्या दिखाते हैं, फोक का मतलब क्या होता है, फोक होता है कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, फोक का मतलब होता है कॉमन पीपल, ठीक है। और ट्रेडिशंस क्या होते हैं, जो हमारे कस्टम्स वगैरह होते हैं। अब यहां पे देखो बात करते हैं, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अर्बन लाइफस्टाइल्स। अब यहां पे बचा हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इज द राइट आंसर। रिचुअल्स होते हैं सेट ऑफ एक्शंस को, जैसे हम मैरिज के अंदर जो हमारे राइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी सेरेमनीज आ जाती है, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, हम शादियां करते हैं, हम नए मतलब फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनको बोला जाता है सेरेमनीज। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, विच कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स रिप्रेजेंट एवरीडे कस्टम्स एंड हैबिट्स।
यहां पे हमने क्या देखने, विच कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स, इनमें से कौन सा नॉर्म रिप्रेजेंट करता है एवरीडे कस्टम्स, जिससे हमें हर दिन सामना करना पड़ता है, एंड हैबिट्स दैट गाइड ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखो यहां पे इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। जब आपके सामने ऐसे एमसीक्यूज आएंगे तो आपको क्या करना है, पूरा सोच समझ के देखना है इसको, बिल्कुल पूरा फोकस इस पे करना है। यहाँ पे वर्ड है ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लिटिल वैल्यू। ट्रिवियल का मतलब होता है लिटिल वैल्यू, कम वैल्यू देना या लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस। अब यहां पे हमने क्या देखना है, विच कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स रिप्रेजेंट एवरीडे कस्टम, कौन सा ऐसा नॉर्म है जिसमें हम हर दिन एवरीडे कस्टम एंड हैबिट्स दिखाता है, दैट गाइड ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसको हम उतना ज्यादा हर दिन उसका सामना करना पड़ता है लेकिन हम उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्या वो मोरेज है, क्या वो लॉज हैं, क्या वो फोकवेज हैं, क्या वो वैल्यूज हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज फोकवेज, क्योंकि फोकवेज मैंने अभी पूरा डिफाइन किया कि फोकवेज जो होते हैं वो इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं और वो कल्चर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, किस सोसाइटी में किस तरीके का कल्चर है वगैरह, तो इनको बोला जाता है फोकवेज। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब फोकवेज की बात करते हैं फिर से। यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं, इसमें आंसर फोकवेज क्यों आ रहा है, इसमें हम इतनी लेस इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। जब हम फोकवेज की बात करते हैं, मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं कि मैंने बोला कि अभी एग्जाम्पल मैंने दी कि रास्ते पे हमें थूकना नहीं चाहिए। अब कोई बंदा थूक रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बदतमीजी है, हमें बहुत बहुत बुरा लगेगा, बट हम उसको रोक नहीं पाएंगे। कोई बंदा पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पी रहा है, हमें बहुत बुरा लगेगा, नहीं पीना चाहिए, बट अब कोई पी रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, हम उसको पकड़ के हम उसकी पिटाई तो नहीं कर सकते, पुलिस के पास तो नहीं ले जा सकते हैं, तो इनको बोला जाता है फोकवेज, दैट आर इनफॉर्मल नॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, Which Indian social institution is primarily responsible for the transmission of cultural values and norms? हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर कौन सा ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है प्राइमरीली जिसकी सबसे पहली जो इसकी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, एक इंसान के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स को क्या करना है, शेयर करना है, ट्रांसमिट करना। क्या वो फैमिली का हक है? क्या फैमिली हमें सबसे पहले इसमें हेल्प करती है? हमारा एजुकेशन सिस्टम इसमें हेल्प करता है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इसमें हेल्प नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का सामना आपको बाद में करना पड़ता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जब आप बड़े हो जाते हो तभी आप रिलीजियस आपको समझ आता है। इसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, आप एजुकेशन स्कूल में चले, वहां आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है। इट मीन सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है वो है हमारी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है फैमिली, क्योंकि फैमिली इज द फर्स्ट सोशल यूनिट। फैमिली से ही आपकी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है, वहीं से आपको सिखाया जाता है खाना कैसे है, बात कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके साथ किस तरीके से बात करनी है। दैट्स व्हाई ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द डीप सीटेड एंड्यूरिंग बिलीफ्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन अ सोसाइटी। देखो यहाँ पे आ गई बात डिसीजन मेकिंग की, एंड बिलीव दैट गाइड्स बिहेवियर, कौन सी चीज जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है और हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो इसका जो आंसर है, अभी हम बात कर रहे थे वैल्यूज के बारे में, ठीक है, जब मैंने बात की भी वैल्यूज सर्विंग एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ये आपको हेल्प करता है इन्फ्लुएंस वंस एटीट्यूड्स, आपको हेल्प करता है बिहेवियर एंड डिसीजन में। तो ये जो वैल्यूज है ये हमें हेल्प करता है इस मामले में। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म सती इन इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल नॉर्म्स। इंडियन हिस्ट्री में सती की क्या इंपॉर्टेंस है एंड सोशल नॉर्म्स। क्या सती का मतलब है विडो मैरिज? नहीं है, विडो मैरिज अलग है। चाइल्ड मैरिज नहीं है। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स नहीं, बल्कि यहां पे क्या बचा, रिचुअल ऑफ सेल्फ इमोलेशन बाय विडोज। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहां पे वर्ड आ गया सेल्फ इमोलेशन, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा। सेल्फ इमोलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ सेटिंग फायर टू वन सेल्फ, एक्शन ऑफ सेटिंग फायर टू वन सेल्फ, अपने आप को आग लगा देना, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ, या तो एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और वी कैन से सेक्रीफाइस। जैसे आपको पता है कि सती की रस्म क्या थी, जब किसी का हस्बैंड
इस दुनिया से चला जाता था। जो औरत होती थी उसको क्या किया जाता था, उस बेचारी को जिंदा जलना पड़ता था, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एज ए फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे क्या होता था, तो जैसे इसके बारे में बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ने इसके बारे में फिर में एक कैंपेन चलाई, तो फाइनली अंडर द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, 1829 में बैन हो गई फिर सती। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टर्म सत्याग्रह? बहुत बार आपने इस वर्ड को सुना होगा, टीवी में, रेडियो में, ठीक है, न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा। एज द सोशल नॉर्म इन इंडियन सोसाइटी, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? क्या ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस, सच्चा होना, और जो कभी लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हैं, जो हमेशा सोसाइटी के अंदर अमन चाहते हैं, या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेस पे अगर सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डाउरी प्रैक्टिसेस नहीं है, कल्चरल फेस्टिवल्स नहीं। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो अगर आप महात्मा गांधी की टीचिंग्स देख लोगे तो वहां पे क्या है कि वो भी हमेशा कहता था, सत्याग्रह के बारे में हमेशा बात करता था, ठीक है। तो आइए अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, 1 सेकंड, व्हाट डज नमस्ते सिंबलाइजेस एज ए कल्चरल नॉर्म इन इंडियन कंटेक्स्ट? देखो बहुत सारे, ये एक बार एग्जाम में आया था, बहुत सारे बच्चों ने वहां पे क्या लिखा था, रिलीजियस डिवोशन। ये रिलीजियस डिवोशन नहीं है, फैमिली हायरार्की भी नहीं है, सोशल इक्वालिटी भी नहीं है। हम नमस्ते करते हैं, ये होता है एक्चुअली रेस्पेक्ट एंड ग्रीटिंग। जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते कहते हैं। जैसे हमारे हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या है कि जैसे हम मुसलमान बोलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं तो वो नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वेस्टर्न कम्युनिटीज के लोग देखोगे तो वो हाय हेलो कहते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है ग्रीटिंग्स का। तो इसका मतलब है रेस्पेक्ट एंड ग्रीटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, रिलीजियस डिवोशन अलग चीज है, फैमिली हायरार्की अलग है, सोशल इक्वालिटी से इसका कोई लेना नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट एंड ग्रीटिंग इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वायलेशन, सॉरी, which term is used to describe a violation of widely accepted social norms? हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज हमने एक्सेप्ट की होती है उसके खिलाफ वायलेशन करना, that evokes strong negative reaction from society, उससे हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव रिएक्शन आ जाती है। मतलब लोगों को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती या पसंद नहीं आती है। क्या ऐसा? उसको क्या फोकवेज कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको मोरेज कहते हैं? मोरल सिग्निफिकेंस नहीं। डिवियंस, जब एक इंसान डिविएट हो जाता है, वैल्यूज, जो हमारा वैल्यूज अलग चीज है, ठीक है, सीरियस नॉर्म्स होते हैं, इसमें क्या है जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इट मींस ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिवियंस इज द राइट आंसर। डिवियंस क्या होता है? जब एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, अपनी आदत को छोड़ के ऐसे काम करता है जैसे एक आम आदमी ड्रग्स में पड़ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पड़ जाता है, स्मगलिंग करता है, करप्शन में पाया जाता है, करप्शन की कोशिश करता है। तो इट मीन्स एक नॉर्मल बिहेवियर जो होता है, जैसे हमने लिखा डिस्क्राइब वायलेशन ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स, जो हम सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि इंसान क्या करेगा, लेकिन वो उसके खिलाफ काम करता है, तो इस चीज को बोलते हैं डिवियंस। जब नॉर्मल एक्टिविटीज को छोड़ के ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज करेगा जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, सोसाइटी के अंदर पीस खत्म हो जाता है, सोशल स्टेबिलिटी पे असर पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं डिवियंस। दैट्स व्हाई द डिवियंस इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, What term is used to describe that formal rules? Formal rules की बात करते हैं, enacted by the state to regulate behavior। ये हमारी स्टेट हमें क्या करती है, फॉर्मल रूल्स हमारे सामने रखते हैं ताकि उससे इंसानों का जो बिहेवियर है वो रेगुलेट हो जाए। इट मीन जब स्टेट की बात आ जाती है, यहाँ पे फॉर्मल रूल्स की बात आ जाती है, तो वो हमारे लॉज बन जाते हैं, क्योंकि लॉज जो होते हैं फॉर्मल रूल्स, और जो हमें enacted by the state, by the government, by the constitution। इससे हम क्या करते हैं, अगर इंसान नॉर्मली अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करता तो फिर वहां पे कानून शुरू हो जाता है। फोकवेज फिर से नहीं आएगा, वैल्यूज भी अलग चीज है, कस्टमर्स, दैट्स व्हाई द लॉ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Which social institution plays a crucial role in the preservation of cultural and religious traditions? कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, क्रूशियल रोल इन प्रिजर्वेशन
अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। देखो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों यहाँ कंफ्यूज हो गए, क्या यहाँ पे मीडिया तो नहीं आएगा, गवर्नमेंट भी नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन है, एजुकेशन सिस्टम है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप देखोगे कि क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस, जब यहाँ पे बात आएगी कल्चरल एंड रिलीजियस, तो इट मीन्स ये है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जब अगर हम सीधे एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन सबसे ग्रेट सोशल इंस्टीट्यूशन, मदर ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है। लेकिन एजुकेशन के बारे में बात करती है, एजुकेशन एक सेक्युलर व्यू रखता है सबके लिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एजुकेशन में किसी चीज पे ज्यादा जोर दिया गया हो। ठीक है, रिलीजियस अपने अपने रिलीजियस का जो कल्चर होता है, रिलीजियस ट्रेडिशन होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए काफी कोशिश करता है और ही क्रूशियल रोल भी प्ले करता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच वैल्यू इज कॉमनली एम्फसाइज्ड इन द इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज। हमारी ज्वाइंट फैमिलीज में क्या पाया जाता है, किस वैल्यू को कॉमनली एम्फसाइज किया जाता है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन है ही फैमिली हमारी, उसके बाद ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर कौन सा वैल्यू पाया जाता है, क्या इंडिविजुअलिज्म, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिज्म, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे ज्वाइंट फैमिलीज की बात होती है तो न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर पहले ही आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचे दो, इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। देखो जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं वहां पे बंदा क्या होता है, क्या आजाद होता है, आपकी अपनी मर्जी से आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां पे सोना है, कैसे पैसा, कैसी प्रॉपर्टी आपको डेवलप करनी है, कैसे एसेट्स क्रिएट करने हैं, तो इट मींस इंडिपेंडेंस भी नहीं आएगा। अब यहां पे बचा ऑप्शन नंबर सी, इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है डिपेंड ऑन ईच अदर, बाहिमी इन्हिसार जिसको बोलते हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर। यहाँ पे हम ज्वाइंट फैमिलीज में क्या होते हैं, अगर भाई 3-4 होते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। एक काम करता है, दूसरा काम करता है। इट मींस अपने फैमिली को चलाने के लिए सभी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस जब ज्वाइंट फैमिलीज की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, what term is used to describe that cultural norms that are considered vital। यहां पे कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है, कल्चरल नॉर्म्स that are considered vital for the well-being and stability of society। हमारी सोसाइटी को जो क्या करेगा, स्टेबल रखेगा और फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। कौन सी चीज है वो, क्या वो फोकवेज है, क्या वो मोरेज है, क्या वो सब कल्चर है, क्या वो डिवियनेस है। डिवियनेस मैंने अभी बात की, हमने डिफाइन किया, डिवियनेस का मतलब होता है जब कोई डिविएट हो जाता है, ये भी नहीं आएगा। सब कल्चर वो होता है जब कोई इंसान किसी सोसाइटी के अंदर अपने कल्चर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन नई कुछ कल्चर्स, नई कोई एक्टिविटीज ऐसा शुरू करेगा, उसको बोला जाता है सब कल्चर्स, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे बचे दो, फोकवेज एंड मोरेज। हम बात करते हैं कंसिडर्ड वाइटल फॉर द वेलबींग। जैसे मैंने बोला कि मोरेज हैज अ ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोरेज। ठीक है, मोरेज की है मतलब सीरियस नॉर्म्स होते हैं दैट कैरी ए मोरल सिग्निफिकेंस। लाइक हमारा मोरेज में आएगा जैसे हमारी ऑनेस्टी होती है, इससे हमारी सोसाइटी के अंदर कंसिडर्ड वाइटल एंड वेलबींग, स्टेबिलिटी आ जाती है, पीस। ठीक है, सोसाइटी के अंदर ह्यूमैनिटी ज्यादा होनी चाहिए लोगों के पास। ठीक है, फेथफुलनेस। जब ये चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। जब भी सोशल स्टेबिलिटी की बात आएगी, वेलबींग की बात आएगी, तो मोरल्स को आपको नहीं भूलना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन इंडियन कल्चरल कंटेक्स्ट टर्म कन्यादान सिंबलाइजेस। देखो अब यहाँ पे बात आ रही है कन्यादान की। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो हिंदू मतलब रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं उनको बिल्कुल इसके बारे में पता होगा। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा कन्यादान के बारे में उतना नहीं पता है। क्या कन्यादान लव मैरिज को कहते हैं? नहीं कहते हैं। अरेंज्ड मैरिज, अगर आपके घर वाले आपकी मतलब कहीं पे आपकी शादी की पार्टनर्स आपस में जो देखते हैं, नहीं आएगा। यहाँ पे डाउरी सिस्टम भी अलग है। तो इट मीन्स यहाँ पे है रिचुअल ऑफ गिविंग अवे अ डॉटर इन मैरिज, इसको बोलते हैं कन्यादान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कन्यादान क्या है। कन्यादान एक संस्कृत वर्ड है।
संस्कृत वर्ड है, इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द डॉटर। एक डॉटर गिफ्ट दी जाती है किसके जरिए? जैसे एक फादर होता है जिसकी बेटी होती है, वो अपनी बेटी का हाथ थमा देता है किसको? अपने दामाद को, ठीक है, जो इसका सन इन लॉ होता है। एक्चुअली इसमें मैसेज क्या होती है? इससे मैसेज यही होती है कि ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गार्डियनशिप। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गार्डियनशिप के आज तक मैं इस बेटी का देखभाल करता था, आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से मुस्लिमों के अंदर निकाह होता है। निकाह में भी क्या होता है? हम एक दूसरे को इकरार कराते हैं 3 बार के आपको उसकी सारी जितनी भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना है, तभी हम उसको 3 बार हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे उसमें 3 बार यस कराया जाता है, तो उसके बाद निकाह हो जाते हैं, उसके बाद ही वो एक दूसरे के लिए लीगल कपल्स बन जाते हैं। इसी तरीके से हिंदू कल्चर के अंदर क्या है कि कन्यादान किया जाता है, तो इसको बोला जाता है रिचुअल ऑफ गिविंग अवे अ डॉटर इन मैरिज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द इनफॉर्मल रूल्स? यहाँ पे बात हो रही इनफॉर्मल रूल्स की, ऑफ बिहेवियर दैट गाइड एवरीडे इंटरैक्शंस इन ए सोसाइटी। इनफॉर्मल रूल्स की बात करते हैं, ऑफ बिहेवियर दैट गाइड्स एवरीडे, जो हमें हर दिन जिसका इंटरेक्शन होता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे सामने इनफॉर्मल रूल्स होते हैं। क्या वो मोरल्स होते हैं, लॉज होते हैं, फोकवेज होते हैं, या वैल्यूज होते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, हमने पहले ही बोला फोकवेज होता है, तो फोकवेज इज द राइट आंसर, क्योंकि फोकवेज जो होते हैं यही इनफॉर्मल रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आश्रमा इन रिलेशन टू सोशल नॉर्म्स? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। क्या आश्रमा इन रिलेशन टू सोशल नॉर्म? आश्रमा का मतलब क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड सोशल ड्यूटीज। इंसान की जो लाइफ होती है इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और हर एक स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या आश्रमा इसी को कहते हैं? रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, जो हमारे कस्टम्स रिचुअल्स होते हैं उसकी जो सेरेमनीज मनाई जाती है उसको आश्रमा कहते हैं। रीजनल फेस्टिवल्स, हर एक रीजन के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस, कास्ट के बेस पे जो हम अपने कास्ट के अंदर जो हमारा कस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है? नहीं, दैट इज द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड सोशल ड्यूटीज। देखो आप यहाँ पे आश्रमा वर्ड को आपको बिल्कुल समझना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं आश्रमा की, आश्रमा का मतलब होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड सोशल ड्यूटीज, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब यहां पे देखो आश्रमा 4 स्टेजेस है लाइफ के। एज पर द आश्रमा, इंसान जो सोसाइटी हमारी हिंदू सोसाइटी, उसमें कंसेप्ट है कि 4 स्टेजेस है लाइफ के। पहला जो स्टेज है उसको बोला जाता है ब्रह्मचार्य। ठीक है, उसको बोला जाता है ब्रह्मचार्य। उसके बाद ब्रह्मचार्य होता है जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट स्टेज, स्टूडेंट स्टेज। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है गृहस्था, गृहस्था। ठीक है, इसको बोला जाता है हाउस होल्ड स्टेज। इसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है उसको बोला जाता है वानप्रस्था, वानप्रस्था। वो क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट स्टेज। इसके बाद हमारा चौथा आ जाता है समवासा, SAMMYASA, YASA, समावासा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रिनंशिएट स्टेज, और वी कैन से जिसमें इंसान एक स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा फेवर करता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होते हैं एज पर आश्रमा। इंसानों के अंदर, समाज के, सोसाइटी के अंदर क्या है कि 4 स्टेज से इंसान को गुजरना पड़ता है। एक ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्था, तीसरा हमारा वानप्रस्था, और चौथा हमारा है समावासा। तो ये आपको यहां पे दिमाग में रखना है। दैट्स वाई हमने बोला कि स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड सोशल ड्यूटीज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विद इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और कम्युनिटी? जब हमारी सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं या जो हमारे कस्टम्स होते हैं, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विद इन ए पर्टिकुलर, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिस बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करते हैं विद इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और कम्युनिटी, उसको हम क्या कहते हैं? देखो जब भी बात आएगी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर,
विद इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और कम्युनिटी। तो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फोकवेज, मोरेज, कस्टम्स एंड एटिक्वेट। फोकवेज तो नहीं आ सकता है, मोरेज हैज अ ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है। और यहाँ पे कस्टम्स भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो चीजों में हमें डाउट लग रहा है, एक है मोरेज, दूसरा है एटिक्वेट। देखो मोरेज की ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस है, मानते हैं हम, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दैट इज एप्रोप्रिएट, दैट इज एटिक्वेट, ऑप्शन नंबर डी। देखो एटिक्वेट मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलाइट बिहेवियर। पोलाइट बिहेवियर, यहां शॉर्ट में हम बोलेंगे प्रॉपर बिहेवियर। प्रॉपर बिहेवियर, जब सोसाइटी के अंदर लोगों के पास एक प्रॉपर बिहेवियर होगा, पोलाइट बिहेवियर होगा विद इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, तो ये सारी चीजें जो है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, इन चीजों को सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे समाज के अंदर सोशल स्टेबिलिटी रहती है, सोशल प्रोग्रेस आ जाता है जब, तो इस चीज को बोलते हैं एटिक्वेट। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, एक इंसान कि किस बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसीलिए हमने बोला कि पोलाइट बिहेवियर, इसको बोला जाता है एटिक्वेट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ गाइडलाइंस गवर्निंग द कंडक्ट एंड इंटरैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी। यहां पे देखो, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ गाइडलाइंस गवर्निंग द कंडक्ट एंड इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी। जिससे सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हम सोसाइटी के में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इंसान उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है। क्या उनको लॉज बोलते हैं, मोरालिटी, एथिक्स एंड नॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नॉर्म्स। ठीक है, लॉज इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेट ऑफ गाइडलाइंस गवर्निंग द कंडक्ट इंटरैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन, इंडिविजुअल्स लॉज को नहीं बनाते हैं। इसके लिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, कानून बनाता है, स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। मोरालिटी हैज अ ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस, एथिक्स भी अलग चीज है। ठीक है, एथिक्स की बात करते हैं इखलाकियात, या जिसको मोरालिटी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्म्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पे नॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले ही बोला, ये है एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने बोला सेट ऑफ गाइडलाइंस गवर्निंग द कंडक्ट एंड इंटरैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी दैट आर नॉर्म्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस वैल्यूज फ्रॉम नॉर्म्स। वैल्यूज और नॉर्म्स में क्या फर्क है, कौन सी चीज वैल्यूज को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम नॉर्म्स। वैल्यूज आर यूनिवर्सल व्हाइल नॉर्म्स आर कल्चरल स्पेसिफिक। ठीक है, वैल्यूज आर इंडिविजुअल व्हाइल नॉर्म्स आर कलेक्टिव। वैल्यूज गाइड बिहेवियर व्हाइल नॉर्म्स आर शेयर्ड बिलीफ्स। वैल्यूज आर स्ट्रिक्ट रूल्स व्हाइल नॉर्म्स आर जनरल प्रिंसिपल्स। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों, वैल्यूज गाइड बिहेवियर, सही बात है, जैसे मैंने पहले ही बताया। जबकि नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे नॉर्म्स के बारे में, एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज होता है गाइडिंग प्रिंसिपल या वैल्यूज गाइड बिहेवियर, ये बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस। होप you will subscribe my channel and share it as much as possible। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारे लेक्चर्स सुने। होप अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन थ्रू कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में अपनी मैसेज डाल सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक।